Good morning to one and all. I am Prem Kaur Patle. My dear students, today I am here along with the last section, last part of this nationalism in India. Now, dear students, today we are going to take the last section of this chapter, that is the sense of collective belongingness. बच्चों, जो सामूहिक तौर पर अपनेपन का भाव होता है, उस भाव को अभिव्यक्त करना, उसको पहचानना, उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसे कुछ प्रतीक को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। तो ये जो राष्ट्रवाद है, जो हम नेशनलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया में कई ऐसे महान विभूतियाँ हुई जिन्होंने अपनी लेख के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से, लोक कथाओं, लोकगीत, इनके माध्यम से अपने राष्ट्रवाद के विचार को पुनर्जीवित किया, उसे सशक्त बनाया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को फैलाने का काम किया। प्यारे बच्चों, this session is related to such type of belongingness. My dear students, as you can see on the screen, there is a picture of Bal Gangadhar Tilak. My dear students, as you can see in the corner of that picture, that scene, you may see the Tilak is surrounded by the symbols of unity. बच्चों, आप ध्यान से देखें कि तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, वो एकता के जो प्रतीक होते हैं उनसे घिरे हुए हैं। उनके उस चित्र के चारों ओर विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थान, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये आपको ज़रूर दिखलाई दे रहे हैं। Now I am going to explain here with the nationalist spirit. Okay, nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation, when they discover some unity that binds them together. प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ऐसा महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, और जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढते हैं, तब उनके मन मस्तिष्क में ये राष्ट्रवाद की भावना जो है वो प्रस्फुटित होती है। When they discover some unity that binds them together, but how did the nation become a reality in the minds of people? कैसे होगा बच्चों? Such type of thing you can understand with the belongingness into different communities. They took help with religion, with language, with reason. Such type of thing inculcate in their mind. Okay, and this such type of thing develop a sense of collective belongingness. बच्चों, जो विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों और भाषाओं से संबद्ध जो अलग अलग समूह होते हैं, जब वो सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित करने लगते हैं, तब राष्ट्रवाद की भावना जो होती है वो खुल करके सामने आती है। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। बच्चों, ये कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, जो सामूहिक अपनेपन की भावना है, वो आंशिक रूप से जब यूनाइटेड स्ट्रगल्स, जब संयुक्त संघर्ष के चलते हैं, तब पैदा होती है। जब आप, उदाहरण के तौर पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप कोई एक प्रोग्राम कंडक्ट करने जा रहे हैं, क्लास के बच्चे, और जब उस प्रोग्राम की आप तैयारी करते हैं तो आप एक दूसरे के कितने करीब आने लगते हैं, आप एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं, आप किसी एक टास्क को मिल करके करने की जो भावना होती है वो आप में पैदा होने लगती है। तो यही चीज़ थी जब नेशनलिज्म जो थे, या नेशनल मूवमेंट जो कंडक्ट किए जा रहे थे, तो उसके चलते कई सारे लोग, विभिन्न समुदाय, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले लोग एक दूसरे के करीब आए, और उनमें ये कहीं जा कर के राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। बट देयर वर आल्सो वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। बच्चों, इनके अलावा कई सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिसके ज़रिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। ठीक है, जैसे हिस्ट्री एंड फिक्शन, इतिहास और साहित्य की बात करें, फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स, लोक कथाएँ और गीत, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बॉल्स,
चित्र और जो प्रतीक होते हैं वो ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। इन सभी चीज़ों ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। So these are the very important thing which played a very important role for the making of nationalism. What are these? These are the history and fictions. जो लोकगीत और कथाएं होती बेटा, उससे भी लोगों में अपनेपन की भावना आती है, प्रिंट्स, चित्र देख करके, प्रतीक के माध्यम से। तो ये इसकी जो राष्ट्रवाद है उसके लिए इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। द आइडेंटिटी ऑफ नेशन, एज यू नो, is the most often symbolized in a figure or image। बच्चों, राष्ट्र की जो पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जा सकती है। ठीक है, दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। बच्चों, इससे लोगों को एक ऐसी छवि करने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी देखा था कि किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इस तरह की छवि को दर्शाया गया था। इट वॉज इन द 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी थी। 20th century की बात कर रहे हैं ये, है ना। और ये जो पहली तस्वीर है, यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। आपको ये ध्यान रखना है, इसको जरूर आप नोट करेंगे। द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसका इमेज? भारत माता का। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। हम किस तस्वीर की बात कर रहे हैं? हम भारत माता की तस्वीर की बात कर रहे हैं। इन द 1870 ही रोट वंदे मातरम। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम एज हार्म टू द मदरलैंड। उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्तुति के लिए 1870 के डिकेड में वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बाद में उन्होंने अपना उपन्यास आनंद मठ में उसे शामिल कर लिया था। ठीक है, लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन हिज नॉवेल आनंद मठ। तो आनंद मठ किसने तैयार किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना। और इमेज फर्स्ट किसने क्रिएट किया था बेटा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एंड वाइडली संग ड्यूरिंग, उस समय बेटा ये जो वंदे मातरम है खूब गाया जाता था। ये बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में हुआ था, उसमें इस वंदे मातरम को खूब गाया जाता था। अवनींद्रनाथ टैगोर, मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। बच्चों, इस पेंटिंग में जो है स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। ये देखिए, आपकी बुक में भी दे रखा है ये इमेज ऑफ भारत माता। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसको तैयार किया था। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट एज एन एस्थेटिक फिगर। बच्चों, आपको ये जो पेंटिंग दिखाई दे रही है, इसमें भारत माता को एक सन्यासिन के रूप में दिखलाया गया है। देखिए वो किस तरह से शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं, है ना। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर या तस्वीर पर उतारा जाने लगा और जो विभिन्न कलाकार थे जब ये तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की छवि अलग अलग रूप ग्रहण करती चली गई और इस मातृ छवि की प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद के आस्था का प्रतीक माना जाने लगा था। आज आप जो इमेजेस देखते हैं वो इन्हीं से प्रेरणा लेकर के तैयार की जाती है। तो बच्चों, आपने ज़रूर भारत माता के भी छवि को या चित्र को ज़रूर देखा होगा। यहाँ उसके बारे में लिखा गया है कि इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट एज एन एस्थेटिक फिगर, सी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। ठीक, ये शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। ये इमेज आपके बुक में दे रखी बेटा। ये पूछा जा सकता है कि ये चित्रीय छवि को बनाने किसने तैयार करा था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 में। बच्चों ध्यान से देखें, यहाँ दर्शाई गई जो माँ की छवि है वो शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है ना। उनके हाथों में
आपको जो दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग चीज़ों में। एक हाथ में माला है जो उन्हें सन्यासिन या एस्थेटिक फॉर्म में दिखला रहा है। और अपने पूर्ववर्ती रवि वर्मा के बारे में बच्चों आपने क्लास 8th में जरूर पढ़ा है। उनकी भांति अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसी चित्र शैली विकसित करने का प्रयास किया था जिसे सच्चे अर्थों में भारतीय माना जा सके। बच्चों इसके आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। बच्चों अभी मैंने जो आपको समझाया वो इमेज के माध्यम से है ना। अब राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म का जो फीलिंग है लोगों के बीच में इंडियन फोकलोर के माध्यम से, ठीक, भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से उसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया और उसको उस आंदोलन से भी वो मजबूत हुआ था। In late 19th century India, nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured village together folk songs and legends. 19वीं सदी के आखिर में जो राष्ट्रवादियों ने जो चारण भाट होते थे बेटा, घूम घूम करके जो कहानी कथाएं बोलते हैं उन लोगों को कहा जाता है बार्ड्स, भाट। और जो चारण थे उनके द्वारा गाई और सुनाई जाने वाली जो लोक कथाएं थी उनको रिकॉर्ड करना, उनको दर्ज करना शुरू किया गया। ठीक, दिस टेल्स दे बिलीव्ड These tales gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. बच्चों वे लोकगीत और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव में घूमने लगे। ऐसा क्यों किया जा रहा था? उनका मानना था कि यही कहानियां जो है हमारी परंपरागत, हमारी जो संस्कृति है उसकी सही तस्वीर यही चीज़ प्रस्तुत करेगी। हमारे कल्चर को जो डैमेज किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, जो यूरोपियन या आउटसाइडर फोर्सेस थी उनके माध्यम से, या कहा जाए कि ब्रिटिशर्स के माध्यम से, तो वो हमारी वास्तविक संस्कृति को प्रस्तुत करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने घूम घूम करके ये पूरे फोकलोर्स को, है ना, फोकलोर से, लीजेंड से, इनको फोक सॉन्ग्स को इनको कलेक्ट करना शुरू किया ताकि हमारी जो परंपरागत संस्कृति है उसको हम पहचान सकें। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर one's national identity and restore a sense of pride in one's past. अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने के लिए और जो हमारा प्राइड है, गौरव है पास्ट का, अतीत का, उस अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए ये जितने भी फोक ट्रेडिशंस था उसको बचा करके रखना बहुत ज़रूरी था। इसलिए ये हमारी परंपराओं को, हमारी कथा, हमारी गीत को, कहानियों को, ये सब इकट्ठा करना शुरू कर रहे थे। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैलेट्स। बच्चों बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है लोक गाथा गीत, नर्सरी राइम्स जो बाल गीत होते हैं, एंड माइथ्स, मिथक जो होते हैं, एंड लीड द मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल में खुद इन लोक कथाओं को, लोकगीत को, बाल गीत को, मिथकों को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। ठीक, एंड इन मद्रास नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4-volume कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। बच्चों इसको ज़रूर आप नोट करेंगे। ये ऐसा क्यों किया जा रहा था? ये सब अपनी लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन, पुनर्जीवित करने के लिए। अगर मैं बात करूं बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन सब चीज़ों को क्यों किया, तो इसलिए किया था कि ताकि जो है लोक परंपराओं को रिवाइवल यानी पुनर्जीवित किया जा सके। तो उस प्रकार का जो मूवमेंट था उसको लीड करने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और हम बात कर रहे हैं मद्रास की, तो मद्रास में नटेशा शास्त्री जो थे उन्होंने फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का एक विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया था बेटा। नटेशा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4-volume कलेक्शन ऑफ तमिल folk tales, the folklore of southern India, and he believed that the folklore was national literature. उनका मानना था कि जो लोक कथाएं हैं वो राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। ठीक है, इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। वो लोगों की असली विचारों और उनकी विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति होती है फोकलोर्स, इसलिए लोक कथाएं, इसलिए उन्होंने इसे राष्ट्रीय साहित्य होती है ऐसा माना। बेटा पूछा जाता है ही हु पब्लिश्ड द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया एंड हु थिंक दैट कि द फोकलोर वाज नेशनल लिटरेचर, ऐसा कौन मानता था? तो आपको पता होना चाहिए नतेशा शास्त्री।
माय डियर स्टूडेंट्स, एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, नेशनलिस्ट लीडर बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकॉन एंड सिंबल इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन दैम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी जो नेता थे वो लोगों को एकजुट करने के लिए, उनमें राष्ट्रवाद की भावनाओं को भरने के लिए अलग अलग प्रकार के जो सिम्बॉल्स थे, आइकॉन्स थे, चिन्ह थे, प्रतीक थे, उनके बारे में और ज़्यादा जागरूक होने लगे ताकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगे। ड्यूरिंग दिस स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ओके, ड्यूरिंग दिस स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, अ ट्राई कलर फ्लैग, रेड, ग्रीन एंड येलो, लाल, हरा, पीला जो था, बंगाल स्वदेश आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया था बच्चों, और उसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर का इस्तेमाल किया गया था। इट हैड 8 lotuses. It has 8 lotuses representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindus and Muslims. बच्चों, इस झंडे में, इस तिरंगे झंडे में जो बंगाली स्वदेशी आंदोलन के समय तैयार किया गया था, इसमें कमल के 8 फूल थे, और ये कमल के 8 फूल उस समय के जो ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस, 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। और इसके अलावा उस तिरंगे झंडे पर एक अर्धचंद्र, क्रिसेंट मून भी दिखाया गया था, जो हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक, इन बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइंड द स्वराज फ्लैग। इट वाज अगेन ट्राई कलर। बच्चों, 1991 में महात्मा गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया, और यह भी तिरंगा ही था। और इसमें क्या था, यहाँ रेड, ग्रीन एंड वाइट था। उस बंगाल में जो था वहाँ येलो था, रेड, ग्रीन और येलो, तो यहाँ रेड, ग्रीन और वाइट था बेटा। एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। बच्चों, इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक का चरखे को जगह दी गई थी। आपने शायद कहीं देखा होगा इसको सिंबल के तौर पर। तो ये जो था बेटा, ये स्वावलंबन का प्रतीक था, सेल्फ हेल्प, आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। गांधी जी का जो स्वावलंबन का प्रतीक था वो चरखा था। ठीक, जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संदेश था। जब मार्च निकाला जाता था तो इस झंडे को लेकर के अगर आगे बढ़ा जाता था तो ये समझा जाता था कि दैट वाज दिस सिंबल वाज इंडिकेट अबाउट द डिफेंस ऑफ मोनार्कियल, जो ब्रिटिश एम्पायर, जो शासन था उसकी अवज्ञा करना ये माना जाता था जब जुलूस में झंडा थामा जाता था। तो इस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग को इनकलकेट करने के लिए हमने देखा कि इमेजेस का इस्तेमाल किया गया, फोक ट्रेडिशंस को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई, चाहे वो सदर्न इंडिया में हो या बंगाल में हो। इसके अलावा सिंबल के तौर पर जो है ट्राइकलर फ्लैग का इस्तेमाल किया गया बंगाल में। इसके बाद में गांधी जी के द्वारा स्वराज मूवमेंट के समय 1921 में एक और तिरंगे का इस्तेमाल किया गया, जिसके बीच में एक चरखे का, स्पिनिंग व्हील का सिंबल उसमें शामिल किया गया था। Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. बच्चों, अगर हम इतिहास को पुनः पढ़ें, उसकी पुनः व्याख्या करें, तो राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था। क्या थी वो? इतिहास की पुनर्व्याख्या। जो मैं कह रहा हूँ, इतिहास की पुनर्व्याख्या करना भी राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक साधन था। कैसे? 19वीं सेंचुरी के एंड में आते आते बहुत सारे जो भारतीय थे यह महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रवाद के या भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोगों में राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव पैदा हो सके। अब अंग्रेजों की नज़र में भारतीय कैसे थे? काफ़ी पिछड़े हुए थे, प्रिमिटिव थे, काफ़ी आदिम थे, पुराने समय के, जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे, ऐसी भावनाएं वो बतलाते थे। द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव एंड इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। अपने आप पर खुद शासन नहीं कर सकते, नहीं संभाल सकते, ऐसा वो जानते थे। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। जब उनको लगा कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ ये सोचते हैं, इन रिस्पॉन्स इंडियन बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स
which they have achieved in the past. Okay, they wrote about the glorious developments in ancient times, when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished. भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। अब जब उन्हें अपने प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया, तो जब उन्होंने कला और वास्तुशिल्प के बारे में लिखा, उन्होंने विज्ञान और गणित के बारे में लिखा, धर्म और संस्कृति के बारे में लिखा, कानून, दर्शन, हस्तकला और व्यापार जो फल फूल रहे थे उनके बारे में लिखा। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया। ठीक है, भारत को गुलाम बना लिया गया, और इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए, और गर्व करने का मौका भी दिया। ब्रिटिश शासन के तहत जो दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया। बच्चों, ये इतिहास जो था उसको लोगों के सामने पुनः लाया गया, ताकि लोगों के मन में भावना पैदा हो सके कि हमारा जो राष्ट्र पहले था वो कितना महान था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद या दूसरी शक्तियों के आने के बाद हमारे देश को गुलाम बना लिया गया। तो ये इस तरह के भी लोगों में नेशनलिज्म को इनकलकेट करने का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है हिस्ट्री, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। दिस एफर्ट्स of unify people were not without problems. When the past being glorified was Hindu, when the image celebrated were drawn on Hindu iconography, then people of other communities felt left out. बच्चों, लोगों को एकजुट करने की जो इन कोशिशों में की भी अपनी समस्याएं थी कि आप कैसे लोगों को एकजुट करें। अच्छा, जिस अतीत के गौरव का गान किया जाता था, है ना, वो हिंदुओं का अतीत था, और जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वो भी हिंदू के प्रतीक थे। इसलिए जो अन्य समुदाय के लोग थे वो अलग थलग महसूस करने लगे थे। तो ये कुछ बातें होती है जो लोगों को एक साथ लाने के प्रयास में भी कहीं ना कहीं मुश्किलें दिखाई देती है। दूसरा समुदाय जो है, अन्य समुदाय जो होता है, वो अपने आप को इस नेशनलिज्म की इस धारा में, इस राष्ट्रवाद की धारा में अलग महसूस करने लग जाता है, जबकि राष्ट्रवाद सभी को एक साथ काम करने और एक प्लेटफॉर्म पर आकर के राष्ट्र हित में काम करने के लिए प्रेरणा देने का काम कर रहा था। अब हम इसके कंक्लूजन की बात करें बेटा, तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा अलग अलग भारतीय समूहों और वर्गों में स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था कि आइए और इन अंग्रेज सरकार के खिलाफ शामिल होइए। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के जो परेशानियां थी, जो असंतोष था, उसको स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में, संगठित आंदोलन में समाहित करने का भी प्रयास किया। आपने देखा कि महात्मा गांधी जी ने कैसे पूरे राष्ट्र, पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को आह्वान किया कि आओ अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कार्य किया जाए, उनके खिलाफ कार्य किया जाए और इसको यहाँ जल्द से जल्द भारत को स्वतंत्र किया जाए। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया, है ना। The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people grievances into organized movement for independence, and through such movement and nationalists tried to forge a national unity. But as we have seen, diverse groups and classes participated in this movement with varied aspiration and expectation. फिर हमने आपको ये भी देखा, हम सब ने देखा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कंडक्ट किया गया था, इन मूवमेंट्स में हिस्सा लेने वाले जो ग्रुप थे, सेक्शन थे, वो उनके खुद के एस्पायरेशंस, आकांक्षाएं, उनके एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं अलग अलग थी, इसलिए भी वो हिस्से में भाग ले रहे थे। ऑलरेडी वी हैव सीन अबाउट द peasants of Awadh, we have seen the tribal of Goodem Hills, as well as we have seen the workers of plantation workers, है ना। हमने उनके एस्पायरेशंस को देखा और उनकी शिकायतें भी बड़ी व्यापक थी, है ना। इसलिए जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उससे मुक्ति का सबके लिए अपना अपना अर्थ था, सब उससे मुक्त होना चाह रहे थे, लेकिन अपने हितों के लिए कांग्रेस ने इन भेदों का हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि सब एक साथ मिलकर के ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, और यही वजह है
कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण आते जाते रहे। ठीक, अब संक्षेप में कहा जाए तो जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन की मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का एक पुंज था, जिसमें ढेर सारे लोग थे। उसमें पेजेंट्स थे, वर्कर्स थे, वर्कर ग्रुप था, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल हो चुके थे, है ना, उसमें पुअर और रिच पेजेंट्स भी थी, उसमें महिलाओं का एक बहुत बड़ा समुदाय वो शामिल था। भारत देश के बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में मिल करके इस अंग्रेज सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। तो हमने इस तरह से बच्चों इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हमारा हिस्ट्री का ये जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया ये ख़त्म होता है। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।